हॉरर कहानियां टीवी। हैवान की वापसी पार्ट 1। रात के लगभग 12 बजे का वक्त था। पूरा शहर गहरी काली रात में नींद के आगोश में सोया हुआ था, लेकिन कमलेश के घर में धीरे धीरे रोने सिसकने की आवाज गूंज रही थी। उस सन्नाटे को चीरती किसी के रोने की आवाजें बेहद खौफनाक लगती थी। कमलेश के घर में उसकी पत्नी अनीता और उसके सिवा कोई नहीं था। उनका न किसी के साथ उठना बैठना था और ना ही आना जाना। बहुत कम लोग उनके घर कभी कभार आ जाया करते, और उसकी वजह थी पिछले 1 साल से कमलेश के घर का वो मनहूस और वीरान माहौल। आज अमावस की काली रात थी। आसमान में घनघोर अंधेरा छाया था और उस अंधेरी रात में अनीता बेहद दर्द भरी आवाज में रो रही थी। अनीता के रोने और सिसकने की आवाजें सुनकर जब कमलेश की नींद खुली तो उसने अनीता के कंधे पर हाथ रखा। कमलेश के हाथ रखते ही अनीता बुरी तरह से चौंक गई और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ? तुम डर क्यों गई और रो क्यों रही हो? मेरे रोने की वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। बार बार पूछने से क्या होगा? उसे गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है और अब वो लौटकर नहीं आएगा। अभी कुछ ही देर पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो यहीं कहीं है। उसका साया मुझे अपने घर में भटकता हुआ महसूस होता है। हर रात ऐसा लगता है जैसे वो घर का दरवाजा खटखटाकर वापस चला जाता है। अनीता, ये तुम्हारा वहम है। अगर ये सच होता कि वो घर वापस लौटकर आया है तो खटखटाकर ही वापस क्यों चला जाता? समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता वो जिंदा है। तभी अचानक उन्हें घर के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उस घनघोर सन्नाटे में किसी के जूतों और चलने की आवाज बड़ी ही दहशत भरी लग रही थी, जिसे सुन अनीता और कमलेश दंग रह जाते हैं। मैंने कहा था ना, वो हर रात मुझसे मिलने के लिए आता है। जाओ जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। अनीता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाहर जरूर कोई चोर होगा। अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन अनीता कमलेश की कोई बात नहीं सुनती और दौड़कर घर का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही हवा का एक तेज झोंका उनके घर के अंदर आता है और एक अजीब सी आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। बाहर बहुत गहरा अंधेरा था। किसी इंसान तो क्या, जानवर का भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही वो आवाज अनीता के कानों के पास से गुजरती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में उसे माँ कहकर पुकारा हो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं यही हूँ बेटा, लौट आओ। देखो, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कमलेश अनीता का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींचने लगता है। अनीता, वहां पर कोई भी नहीं है। अंदर चलो, चलो अंदर। कहते हुए कमलेश अनीता को घर के अंदर की तरफ खींचते हुए झटके से घर का दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करते ही घर के ठीक पीछे के हिस्से में बनी हुई खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही वो दोनों सन्न रह गए। अनीता एक बार फिर दौड़कर उस कमरे की खिड़की पर गई और जैसे ही उसने खिड़की खोली तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो अचानक जोर से चीखी और फिर अचानक ही जोर से हंसने लगी। ये देखकर कमलेश बहुत घबरा गया और जब वो उसके पास आया तो खिड़की के बाहर देखकर वो भी हैरान रह गया। तुम कहाँ चले गए थे और अब अचानक लौट कर आ गए? यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ, चलो अंदर। मैंने कहा था ना, वो वापस जरूर आएगा। मेरा बेटा अपनी माँ से कब तक दूर रहता? अंदर आओ करण, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आओ ना बेटा। करण अनीता और कमलेश का 15 साल का बेटा, जो लगभग 1 साल पहले अचानक किसी को बिना कुछ बताए अमावस की काली रात में घर छोड़कर चला गया था। उस दिन से लेकर आज तक कमलेश और अनीता की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख थे।
अपने बेटे के गम में अनीता हर रात इसी तरह उसे याद करके रोती थी। लेकिन आज जब पूरे 1 साल की बाद करण लौटकर अपने घर आ गया तो अनीता की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। वो बस पागलों की तरह हंसे जा रही थी। अरे होश में आओ माँ। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं पापा की जरा सी डांट की वजह से घर छोड़कर चला गया। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि घर से बाहर जाने में कितनी तकलीफ होती है। मुझे माफ कर दे बेटा। लेकिन ये सच है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजरी है। हमने हर दिन तुम्हें बहुत याद किया है बेटा। अब तुम लौट आए हो ना, अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। हाँ, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। तुम जो खाना चाहते हो खाओ। जैसा करण मेरे बेटा तुम चाहते हो वैसा ही करो। अपने बेटे के वापस लौट आने से अनीता और कमलेश बहुत खुश थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि उनका बेटा वापस तो आ गया था, लेकिन अब वहां बहुत कुछ बदल चुका था। कमलेश और अनीता अपने बेटे से बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर सब लोग गहरी नींद में सो गए। कमलेश और अनीता के सोने के बाद करण अपने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोल आंगन में बने हुए नीम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ आसमान की तरफ ताकने लगा। वो अपना मुंह खोलकर किसी जानवर की तरह आवाजें निकाल रहा था, लेकिन ये आवाजें कमलेश और अनीता के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अगली सुबह, देखो, अब इसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दो। पहले ही 1 साल बर्बाद हो गया है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई भी परेशानी आए। ठीक है, मैं आज ही इसे स्कूल लेकर जाता हूँ और इसका एडमिशन करवाता हूँ। अभी ये अच्छे से पढ़ाई करेगा और हमारे साथ रहेगा। और इस तरह से करण का एडमिशन स्कूल में करवा दिया जाता है। अगले दिन जब करण स्कूल जाता है तो अगले दिन उसके क्लास में पढ़ने वाले राहुल नाम के एक लड़के से उसका झगड़ा हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉपी के पन्ने फाड़ने की? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी कॉपी बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। तुमने मेरी कॉपी के सारे पेजेस फाड़ दिए। मैं टीचर से तुम्हारी शिकायत करूंगा। राहुल टीचर से करण की शिकायत कर देता है और टीचर करण को बुरी तरह से डांटता है। उसके बाद जब स्कूल में लंच ब्रेक होता है तो सब बच्चे अपना अपना खाना खाने के लिए टिफिन खोलते हैं, पर तभी अचानक पूरा क्लासरूम राहुल के चीखने की आवाज से गूंज उठता है, क्योंकि राहुल के टिफिन में उसका पूरा खाना खून से लथपथ होता है। साथ ही वहां कुछ मांस के टुकड़े और ढेर सारा खून होता है। ये क्या है? ये सब कैसे हो गया? वहां पर स्कूल के सारे टीचर और बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या मजाक है राहुल? तुम अपने टिफिन में ये क्या गंदगी रख कर लाए हो? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में तो कोई नॉनवेज खाता तक नहीं। फिर अचानक मेरे टिफिन में ये मांस और खून कहाँ से आ गया सर? मुझे नहीं पता किसने किया है ये सब। जो भी है, इसे जल्दी से साफ करो। चलो। स्टाफ की मदद से राहुल के टिफिन को साफ करवा दिया जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जब फिर से स्कूल खुलता है तो एक बेहद चौंकाने वाली खबर स्कूल में पहुंचती है। अरे, हमारे स्कूल का एक बच्चा अचानक अपने घर की बालकनी से गिरकर खत्म हो गया। ये वही बच्चा है ना जिसके टिफिन में कल कुछ अजीब अजीब चीजें निकली थी? पता नहीं क्या हो रहा है। इसके माँ बाप का कहना है कि बालकनी की रेलिंग बहुत ऊंची है, वहां से किसी बच्चे को तो दूर किसी बड़े इंसान का गिरना भी मुमकिन नहीं हो सकता। और जिस वक्त वो गिरा ना, उस वक्त उसकी माँ उसके साथ ही थी। क्या बात कर रहे हैं? अरे फिर वो बालकनी से आखिर गिरा कैसे? अरे उसकी माँ का कहना है कि अचानक से वो बच्चा हवा में उछला और देखते ही देखते 7वीं मंजिल से नीचे गिरकर खत्म हो गया। जहां दोनों टीचर ये बात कर रहे थे, वहीं छुपकर उनकी बातें सुन रहे करण की आंखें अचानक लाल हो जाती है।
उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया और उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक मुस्कुराहट नजर आने लगी। उसने आसमान की तरफ अजीब नजरों से देखा और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। स्कूल के सारे खिड़की दरवाजे बुरी तरह से खड़खड़ाने लगे और देखते ही देखते पूरे शहर में जोर का तूफान उठता है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। पर अगले 10 मिनट में सब कुछ वापस ऐसा हो गया जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं आजकल ये शहर में क्या हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब सब अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। दिन बीतता है। अगली रात पूनम की होती है। करण अपने घर पर था। रात का खाना खाने के बाद कमलेश और अनीता सोने चले जाते हैं और करण भी गहरी नींद में सोया हुआ था। पर रात की ठीक 12 बजते ही अचानक अनीता की आंख खुलती है और वो नींद में मदहोश चलते हुए घर के आंगन में बने नीम के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहीं पास में पड़ी कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो गड्ढा गहरा होता जाता है, मिट्टी में से ढेर सारे इंसानों की हड्डियां बाहर निकलने लगती है। आखिर करण की अजीब व्यवहार की वजह क्या थी और कैसे हुई राहुल की मौत? उस गड्ढे के अंदर इंसानों की हड्डियां कहां से आई? क्या है अनीता, कमलेश और करण की जिंदगी का राज? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।